स्वागत है आपका 5 फिंगर क्लासेस की इस 20 सीरीज में, जिसमें आपके सामने पहला प्रश्न है। बुलिमिया एक विकृति है। तो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस के माध्यम से आपके सामने इसको स्पष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे आपको ज़्यादा से जानकारी प्रश्न और उसके उत्तरों के बारे में हो सके कि बुलिमिया एक विकृति है। तो गणना संबंधी विकृति, लेखन संबंधी विकृति, भोजन ग्रहण संबंधी विकृति या पठन संबंधी विकृति। तो गणना संबंधी विकृति को डिसकैलकुलिया कहा जाता है। लेखन संबंधी विकृति को डिसग्राफिया कहा जाता है। भोजन ग्रहण संबंधी विकृति को बुलिमिया कहा जाता है। इसको ईटिंग डिसऑर्डर भी कहा जाता है। और पठन संबंधी विकृति को डिसलेक्सिया कहा जाता है। तो यहाँ पर चारों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो जाती है और ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर अब वर्तमान में सीटेट की परीक्षाओं में काफ़ी हद तक पूछा जा रहा है। अगले प्रश्न की तरफ को बढ़ते हैं। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो द कंडीशन ऑफ लर्निंग, जिसको हिंदी में कहते हैं अधिगम की दशाएं, इस पुस्तक के लेखक रॉबर्ट गेने हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बालक अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं, किसका कथन है? तो बालक अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं, इस कथन को जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए। डेविड कोल्ब का संबंध किस सिद्धांत से है? तो यहाँ पर 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। पहला है अव्यक्त अधिगम सिद्धांत से, दूसरा है प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत से, तीसरा है अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत से और चौथा है अनुभाविक अधिगम सिद्धांत से। तो चारों के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि अव्यक्त अधिगम सिद्धांत का संबंध टोलमैन से है, प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत का संबंध थॉर्नडाइक से है, अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत का संबंध कोहलर से है और अनुभाविक अधिगम सिद्धांत का संबंध डेविड कोल्ब से है। तो इसका जो ऑप्शन है वो 4 बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गेस्टाल्टवाद के अनुसार अधिगम हेतु आवश्यक है क्या? 4 शब्द दिए हुए हैं, 4 कथन यहाँ पे दिए हुए हैं कि पहला है प्रयत्न, दूसरा है अनुभव, तीसरा है अंतर्दृष्टि और चौथा है प्रशिक्षण। जिन्होंने गेस्टाल्टवाद के बारे में पढ़ा है वो अच्छी तरह जानते होंगे कि गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ जो है, या इसका जो शाब्दिक अर्थ है, उसको कहा जाता है होलनेस या संपूर्णता या पूर्णता। तो यहाँ पर इसका संबंध जो है वो अंतर्दृष्टि से है या सूझ से है, जिसको इंग्लिश में इंसाइट कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने व्यवहार परिवर्तन हेतु पुनर्बलन शब्द का प्रयोग किया? तो यहाँ पर 4 मनोवैज्ञानिकों के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला है जीन पियाजे, दूसरा कोहलर, तीसरा स्किनर और चौथा आशुबेल। तो जीन पियाजे, जिनका संबंध संज्ञानात्मक विकास से था, कोहलर जिसका संबंध गेस्टाल्टवाद से है, स्किनर जिनका संबंध ओपेरेंट कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी से है और चौथा है आशुबेल जिनका संबंध मीनिंगफुल लर्निंग से है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि किस मनोवैज्ञानिक ने व्यवहार परिवर्तन हेतु पुनर्बलन का प्रयोग किया? तो उन मनोवैज्ञानिक का नाम है B.F. स्किनर, जिनका पूरा नाम है बरहस फ्रेडरिक स्किनर, जो अमेरिका के व्यवहारवादी थे और जिन्होंने अपना प्रयोग कबूतर के ऊपर किया। ये बहुत महत्वपूर्ण एक अधिगम सिद्धांत है। अगला प्रश्न देखते हैं कि दर्पण चित्र उपकरण संबंधित है। तो यहाँ पर 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। लंबवत स्थानांतरण से, सकारात्मक स्थानांतरण से, नकारात्मक स्थानांतरण से या द्विपार्श्वीय स्थानांतरण से। तो यहाँ पर इसका संबंध चौथे विकल्प से है। दर्पण चित्र का संबंध जो है वो द्विपार्श्वीय स्थानांतरण से है, अर्थात इस सीखने के इस स्थानांतरण में, जिसको हम ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग या ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी कहते हैं, इसका संबंध शरीर के एक भाग द्वारा या एक अंग द्वारा सीखे गए कार्य का दूसरे अंग में ट्रांसफर होने से है या दूसरे अंग में स्थानांतरण होने से है। तो यहाँ पर दर्पण चित्र के माध्यम से एक हाथ से या बाएं हाथ से सीखा हुआ कार्य दाएं हाथ को, या दाएं हाथ से सीखा हुआ कार्य बाएं हाथ को सहायता पहुंचाता है। इसीलिए यहाँ पर दर्पण चित्र उपकरण जो एक परीक्षण है, इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। संज्ञानात्मक
मानचित्र का संबंध किस अधिगम सिद्धांत से है? तो संज्ञानात्मक मानचित्र, जिसको इंग्लिश में कॉग्निटिव मैप कहा जाता है, इसका संबंध अधिगम के किस सिद्धांत से है? तो 4 विकल्प आपके सामने है। पहला है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत से, दूसरा उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत से, तीसरा चिन्ह अधिगम सिद्धांत से और चौथा मनोविश्लेषण सिद्धांत से। तो ये कई बार आपके सामने इस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं कि संज्ञानात्मक मानचित्र, जिसको इंग्लिश में कॉग्निटिव मैप कहा जाता है, इसका संबंध किस अधिगम सिद्धांत से है? तो अनुकूलित अनुक्रिया जो सिद्धांत है, इसका संबंध पेवलोव से है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का संबंध थॉर्नडाइक से है। चिन्ह अधिगम सिद्धांत का संबंध टोलमैन के सिद्धांत से है, जिसको साइन थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है, और उनके इस सिद्धांत में ही कॉग्निटिव मैप या संज्ञानात्मक मानचित्र शब्द का प्रयोग किया गया है। और चौथा विकल्प है मनोविश्लेषण सिद्धांत, जो कि ऑस्ट्रिया के मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दिया गया है। इसको मनोविश्लेषणवाद भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्द्वंद्वों को कम करने हेतु फ्रॉइड ने किन उपायों को बताया? तो यहाँ पर 4 विकल्प के रूप में उपाय लिखे हुए हैं कि समस्यात्मक समस्या समाधान उपाय, व्यवहार परिमार्जन उपाय, रक्षात्मक युक्तियां उपाय या संज्ञानात्मक उपाय। तो यहाँ पर सही जो इसका उत्तर है वो है रक्षात्मक युक्ति उपाय, जिसको इंग्लिश में डिफेंस मैकेनिज्म भी कहा जाता है। इनको एडजस्टमेंट टेक्निक भी कहा जाता है। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट व्यक्तियों के अंदर उत्पन्न होते हैं, उन कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के ये रक्षात्मक उपाय ईगो के माध्यम से अपने अंदर डेवलप किए जाते हैं, जिससे अतिरिक्त दबाव से मुक्ति पाई जा सके। अगला प्रश्न देखिए, जो कि अंतिम प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। तो बालक का जो मानसिक स्वास्थ्य है, जिसको इंग्लिश में मेंटल हेल्थ कहा जाता है, ये विद्यालय पर निर्भर करता है या समाज पर या परिवार पर या उपरोक्त सभी पर। तो इसका सही उत्तर है कि बालक का जो मानसिक स्वास्थ्य है वह सभी विकल्पों पर जो आपके सामने यहाँ पर दिए हुए हैं, उपयुक्त सभी पर, यानी कि विद्यालय पर भी, समाज पर भी और परिवार पर भी, इन चारों की जिम्मेदारी है, सबका उत्तरदायित्व है कि बालक के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने का प्रयास किया जाए। तो यहाँ पर 10 प्रश्न आपके सामने आए हैं और अतिरिक्त इम्पोर्टेंट फैक्ट मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। और आगे अगली नई सीरीज जो आपके सामने आएंगी, उनमें मैं और भी ज़्यादा शिक्षा मनोविज्ञान और बाल विकास के साथ साथ शिक्षा शास्त्र संबंधी जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, उनको और ज़्यादा डिटेल में बताने का प्रयास करूंगा और लिखित रूप में आपके सामने पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आज का ये टॉपिक मैं पूरा करता हूं और उम्मीद करता हूं आपसे कि मेरे इस यूट्यूब चैनल 5 फिंगर क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सहपाठियों तक पहुँचाएँ, उसको शेयर करें, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे सभी लोगों तक मेरा ये वीडियो पहुंच सके। एक छोटा सा प्रयास है जो आपको सफलता दिलाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।